हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक शानदार और मज़ेदार सी क्लास में। आप लोगों के लिए फिर से एक मज़ेदार और सबसे लाजवाब क्वेश्चन जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड में सबसे लाजवाब क्वेश्चन जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, समझे मेरे भाई। तो उसका सबसे मजेदार सा क्वेश्चन हम लोग आज लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2 दोनों एक ही चीज होता है मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर हो जाता है मेरे भाई। तो इसको क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे एग्जाम में, फिगर बनाना है या नहीं बनाना है, इस सब का जवाब इस क्वेश्चन का सॉल्व करने वक्त हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा और उस सब कॉन्सेप्ट को हम लोग आपको भी पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करना है तो मेरे भाई अवतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे मेरे भाई, और अवतल दर्पण में कुछ टर्म होता है मेरे भाई उसको भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समांतर रेखा में एकांतर कोण के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इसका यूज करना है मेरे भाई। फिर उसके बाद हम लोग समभुज बाहु त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में एक संबंध पढ़ेंगे। लगभग 3 से 4 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी पढ़ेंगे, जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उससे भी पढ़ेंगे। तो इस सब क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझना होगा, यानी कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में हम लोगों को जाना होगा। तो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में जाने के लिए हम लोग पहला कॉन्सेप्ट लेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता है क्या मेरे भाई, तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोल बोल के लिख देंगे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। तो अवतल दर्पण कहते किसको है, तो मेरे भाई वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है। अब परावर्तक सतह कहते किसको है मेरे भाई, तो परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिस तरफ से आप लोग ऐना में चेहरा देते हो, दर्पण में चेहरा देखते हो मेरे भाई। एक दर्पण बनाते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि एक दर्पण बना है, ये एक दर्पण बना है मेरे भाई। जिधर हम लाइन खींच रहे हैं ना छोटा छोटा, तो वो आपको बराबर रंगा हुआ भाग है मेरे भाई। ठीक है, आप एक लड़का है जिसका नाम है मुन्नू, ठीक है। मुन्नू चेहरा देख रहा है अपने में, मुस्कुरा के आगे पीछे करके जा रहा है, खड़ा हो गया ऐसे करके स्टैंडर्ड में और ऐना की तरफ देख रहा है मेरे भाई। तो इसको ही परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको परावर्तक सतह कहते हैं। और परावर्तक सतह इसका क्या है मेरे भाई, धसा हुआ, अंदर की ओर धसा है मेरे भाई। तो इसको कैसा दर्पण कहेंगे मेरे भाई, अवतल दर्पण कहेंगे। कैसा दर्पण कहेंगे मेरे भाई, अवतल दर्पण पाएंगे। तो आप लोग समझ गए ना, परावर्तक सतह कहते हैं किसको है, तो जिस तरफ से हम लोग चेहरा देखते हैं उसको परावर्तक सतह कहते हैं मेरे भाई। तो ये कैसा दर्पण है मेरे भाई, कमेंट करके आप लोग बताइए, ये अवतल दर्पण है या कोई और दर्पण है। तो मेरे भाई ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। आप बताइए कि अवतल दर्पण कैसा बना, किससे बना है मेरे भाई। अवतल दर्पण गोला से मिलके बना है। तो गोला से मिलके बना है मेरे भाई, तो गोला का एक केंद्र होता है। तो यही अवतल दर्पण का, जैसे मान लेते ये ऐसे गोला बनाया तो उसका केंद्र ये हो गया। तो इस केंद्र को अवतल दर्पण के लिए क्या कहेंगे मेरे भाई, तो उसको कहेंगे वक्ता केंद्र, और जिसको सी से सूचित करते हैं मेरे भाई। ये सब बहुत बड़े तो लेक्चर में हमने पढ़ा भी है और अच्छा से समझाया भी है। आपको अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में यूज करके निकलेंगे। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे मेरे भाई, वक्ता केंद्र कहेंगे, जिसको सी से सूचित करते हैं मेरे भाई। ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गई। ये क्या हो गया मेरे भाई, परावर्तक सतह हो गया। और परावर्तक सतह के बीच का बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह के बीच के बिंदु को यानी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं मेरे भाई, ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं मेरे भाई। किससे सूचित करते हैं मेरे भाई, पी से सूचित करते हैं। और वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि यहां से होते 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 मेरे भाई यहां से लाइन जाएगा, इस लाइन को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे मेरे भाई, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर। आप हम समझते हैं, यानी कि सी और पी की दूरी, यानी वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे मेरे भाई, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वक्ता त्रिज्या कहते हैं और जिसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बेसिक टर्म है। और आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा आर, तो आर क्या है मेरे भाई, आर क्या है, वक्ता त्रिज्या है। और एफ क्या है मेरे भाई, आप उसको समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, वक्ता त्रिज्या है, मान लेते हैं वक्ता त्रिज्या है। आप देखते हैं मेरे भाई, ये प्रधान अक्ष हो गया ना मेरे भाई, ये प्रधान अक्ष हो गया मेरे भाई, ये प्रधान अक्ष है ना मेरे भाई। प्रधान अक्ष के समांतर, यानी समांतर किसको कहते हैं मेरे भाई, बीच की दूरी समान है। यहाँ पे जितना दूरी रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे उतना दूरी रहेगा। तो समांतर हम लोग प्रकाश की किरणें को भेजते हैं मेरे भाई। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष यानी ये वाला रेखा है ना मेरे भाई, तो इस रेखा के
इस रेखा के समांतर हमें वो प्रकाश की किरणें भेजते हैं, यानी टॉर्च जला दिए यहाँ पे मेरे भाई, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को भेजते हैं मेरे भाई। तो प्रकाश को भेजते हैं, यहाँ पे परावर्तन होता है, प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर जाता है, परावर्तन होके मेरे भाई, परावर्तन होता है ना मेरे भाई, परावर्तन होके यहाँ से कहाँ से जाता है, प्रधान अक्ष के बिंदु से जाता है। इस बिंदु को कहते हैं फोकस, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपको एफ भी समझ आया, आर भी समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है मेरे भाई, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये कोई सतह है मेरे भाई, ये कोई एक सतह है, ठीक है। इस पर हमने टॉर्च जला के वो प्रकाश की किरणें को भेजे, और ये परावर्तन होकर अपने ही माध्यम में लौट गया। इसको परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है ये, इसको पहला जो आती किरणें होती है तो आपतित किरण कहते हैं, जो परावर्तन के बाद जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे लंब खींचते हैं भाई, ये लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं मेरे भाई, आपतन कोण कहते हैं। आई से सूचित करते हैं मेरे भाई, किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब, ये अभिलंब हो गया मेरे भाई, ये परावर्तित किरण हो गया। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को क्या कहते हैं मेरे भाई, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की कोण को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है, आई जितना रहेगा उतना ही आर रहता है मेरे भाई, आई जितना रहता है उतना आर रहता है। इस लॉजिक को आप लोग याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे भाई इस लॉजिक का यूज करेंगे, मतलब आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है मेरे भाई। दूसरा टॉपिक हमने ये भी पढ़ लिया, प्रभास्कार का परावर्तन। आप तीसरा पढ़ते हैं समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा के बारे में हम लोग समझते हैं मेरे भाई। समांतर रेखा कहते हैं किसको मेरे भाई, अभी समझाए। समांतर रेखा कहते हैं मतलब जिसकी बीच की दूरी समान हो मेरे भाई। क्या हो मेरे बीच की दूरी समान हो, जितना यहाँ की दूरी होगी मेरे भाई उतना यहाँ की दूरी होगी। आगे भी जाएंगे तो मेरे भाई उतना ही दूरी रहेगा। कितना दूरी रहेगा, आगे भी जाने पर उतना ही दूरी रहता है मेरे भाई। क्या रहता है, आगे जाने पर ही उतना ही दूरी रहेगा। बीच की दूरी हर जगह क्या रहेगा मेरे भाई, समान रहेगा। और इसको तीसरा रेखा जब काटती है ना मेरे, इस तीसरा रेखा आके काटती है तो इस तीसरा रेखा को क्या कहते हैं मेरे भाई, तिर्यक रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा जब काटती है मेरे भाई, वहां पे 3 गो कोण का कंडीशन बनता है, जिसमें एकांतर कोण, दूसरा संगत कोण, तीसरा कोण का आपको यूज नहीं पड़ेगा तो नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो एकांतर कोण हम लोग कहते हैं किसको मेरे भाई, और संगत कोण के बारे में अगले क्लास में लेक्चर में समझेंगे। क्यों समझेंगे मेरे भाई, अभी यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे अवतल दर्पण में। तो जब उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे r बराबर 2 है, तो अब हम लोग संगत कोण के बारे में समझेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको जेड शेप का बनना होगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, जेड शेप बन रहा है ना, तो जेड शेप में ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है मेरे भाई। ये कोण बराबर होता है, ये कोण को एकांतर कोण कहते हैं मेरे भाई। और ये दोनों कोण क्या होता है, मतलब मान लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 और 2 बराबर होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 बराबर होगा, यानी जितना 1 बराबर होगा कोण उतना 2 होगा, यानी 1 30 डिग्री होगा तो 2 भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तीसरा टॉपिक था मेरे भाई संगत कोण के बारे में, समांतर रेखा में एकांतर कोण में। तो तीसरा टॉपिक में हमने कवर कर लिया। चौथा टॉपिक है मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज में। चौथा टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको मेरे भाई, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो। देखिए जैसे ये एक त्रिभुज बना है मेरे भाई, एक त्रिभुज बना है, इसमें क्या होगा, ये रेखा, ये लंबाई, ये त्रिभुज का 2 भुजा की लंबाई बराबर है, यानी कि ये 2 मीटर होगा मेरे भाई, तो ये भी 2 मीटर होगा। तीसरा को याद नहीं रखने का, नहीं समझने का मेरे भाई। तब एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है मेरे भाई, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप लोग इतना ही पढ़े होंगे मेरे भाई। अब हम इसमें एक बात ऐड करते हैं मेरे भाई, इसमें 2 कोण भी बराबर होता है। जब समद्विबाहु त्रिभुज बनता है ना मेरे भाई, तो उसमें 2 कोण भी बराबर होता है। 2 कोण कौन बराबर होता है, इसको पहचानने का तरीका दिखाते हैं। कौन होगा, ये कोण बराबर होगा कि ये कोण बराबर होगा, कि ये कोण बराबर होगा। तो इसको पहचानने का आसान तरीका है मेरे भाई। आसान तरीका क्या है मेरे भाई, बराबर भुजा के सामने वाली कोण, बराबर भुजा के सामने वाली कोण, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाली कोण ये हो गई, तो ये कोण जितना होगा मेरे भाई, देखिए ये बराबर भुजा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा कोण ये होगा, तो ये कोण जितना होगा उतना ये कोण होगा, यानी कि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, वो 25 होगा तो ये भी 25 होगा, मतलब जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। ये टॉपिक को पढ़ लिए मेरे भाई। अगर हम बात करें, एक त्रिभुज है मेरे भाई,
एक और त्रिभुज है जिसकी दो कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा मेरे भाई। हम लोग यही टॉपिक को, यही लॉजिक को हम लोग उल्टा करके पूछ रहे हैं, जो लॉजिक यहाँ पे पढ़े उसका उल्टा कर दिए। दो को कोण बराबर है मेरे भाई, तो दो को कोण जब बराबर होगा तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। जैसे ये त्रिभुज होगा, इसके सामने वाली ये भुजा जितना होगा उतना इसके सामने वाली कोण वाला ये वाला भी भुजा उतना ही होगा। मतलब यहाँ पे 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर होगा, ये दोनों कोण बराबर हुआ तो उसके सामने वाली भुजा बराबर होगा। तो ये सब बेसिक टॉपिक थी मेरे भाई, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट वाल से हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई। हम लोग क्वेश्चन को तीन टाइप में सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कौन कौन? पहला स्टेप रहेगा मेरे भाई, पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, सिद्ध करने से पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, फिर उसके बारे में अच्छे तरीके से दूसरा स्टेप में बताएंगे, तीसरा स्टेप में उस फिगर के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे मेरे भाई। ये तीनों स्टेप को अच्छे तरीके से अब हम लोग समझते हैं। पहला स्टेप मेरे भाई फिगर बनाना। अब हम लोग फिगर बनाते हैं मेरे भाई। पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई। तो सॉल्यूशन करने में पहला स्टेप मेरा क्या है मेरे भाई, पहला स्टेप है हम लोगों को फिगर बनाना। फिगर बनाते कैसे इसको पहले हम लोग सीखते हैं। तो फिगर किसका बनाना है, अवतल दर्पण में बनाना है, r और 2f को सिद्ध करना है मेरे भाई, r बराबर 2f को सिद्ध करना है। तो इसके लिए फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे भाई। पहले हम लोग एगो क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बना लिए मेरे भाई। तो ये कैसा दर्पण है बताइएगा, ये कैसा दर्पण है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कैसा दर्पण है मेरे भाई। अवतल दर्पण है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें कोई ना कोई वक्ता केंद्र होगा, वक्ता केंद्र को सी से सूचित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है, ये परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ये हो गया, तो इसको कहते हैं फोकस यानी ई, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव यानी पी मेरे भाई। और ध्रुव और फोकस, वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मेरे भाई, वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं मेरे भाई। जैसे जैसे फिगर हम बनाने मेरे भाई, वैसे ही फिगर आपको बनाना है। अब मेरे भाई हम लोग इस अवतल दर्पण का नाम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एगो प्रकाश को भेजते हैं। यहाँ से हम लोग प्रकाश को भेजे जो क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है मेरे भाई। यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि प्रधान अक्ष से समांतर प्रकाश को भेजे तो वो कहाँ से होकर जाएगा मेरे भाई, तो परावर्तन के बाद वो अपनी प्रधान अक्ष के बिंदु से होकर जाता है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं मेरे भाई, फोकस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को हमने अभिलंब खींचना बताया था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बारे में हमने, वह हम लोग प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम समझ रहे थे ना, तो हमने अभिलंब खींचा था। वैसे ही अभिलंब यहाँ पे भी खींचेंगे मेरे भाई। यहाँ पे भी एक अभिलंब खींचते हैं, माने कि यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ऐसे प्लेट लग गया, तो इसके 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा और 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई। तो ये दोनों अभिलंब है मेरे भाई। ठीक है, ये अभिलंब है सी। और इस प्रकाश आपतित किरण, मान ली ये वाला किरण का हम नाम दे देते हैं ए बी मेरे भाई। क्या दे देते हैं, ए बी दे देते हैं। ठीक है मेरे भाई। और हम लोग दर्पण का भी नाम दे देते हैं। दर्पण का नाम क्या दे देते हैं, एम डैश मेरे भाई। ठीक है, इतना फिगर आपको बनाना है। आप मेरे भाई इसमें आप लोग इतना ही स्टेप करना है। आपसे हम जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फोकस दूरी यानी एफ की लंबाई बताइए और आर की लंबाई बताइए। एफ क्या होगा, आर क्या होगा मेरे भाई, ये बता दीजिए। तो मेरे भाई एफ आर क्या होता है मेरे भाई, सी से पी की दूरी, यानी कि आर क्या होता है मेरे भाई, सी से पी की दूरी यानी सी पी हो जाएगा। और एफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ से पी की दूरी यानी एफ पी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे और अच्छा से आप लोग बता भी दिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग फिगर बना लिए, पहला स्टेप कंप्लीट मेरे भाई। अब हम लोग दूसरा स्टेप पे चलते हैं मेरे भाई। इस स्टेप पर दूसरा स्टेप क्या है मेरे भाई, इस फिगर के बारे में बताना मेरे भाई। यहीं पे आपको बता देते हैं क्या लिखना है मेरे भाई। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा मेरे भाई। क्या लिखेगा, हम लोग इस फिगर को क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं था मेरे भाई, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ था मेरे भाई, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है। अब हम लोग इसको बना रहे 50-60 लाइन, 10 लाइन में बनाएंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था मेरे भाई। हमने इसको माना है और बनाया है, तो इसलिए हम लोग माना कि लिखेंगे, माना कि m, m डैश एक अवतल दर्पण है। m, m डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है मेरे भाई। तेजी में लिखना है मेरे भाई, m, m डैश एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे जो चीज बताया मेरे भाई, उसी चीज को हमको यहाँ पे लिख देना, कॉपी कर देना मेरे भाई। उसको कॉपी करना है, नहीं फिगर बना के नहीं, उसको लिख के कॉपी करना है। जैसे कि आपके दोस्त के बारे में सब कुछ बता देंगे, तो आप उसको कॉपी में जैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, वैसे ही अवतल दर्पण को हमने सब कुछ बता दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने पहला लिखा कि माना कि m, m डैश एक अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव मेरे भाई, जिसका ध्रुव क्या है मेरे भाई, ध्रुव किसको कहते हैं मेरे भाई, जिसका ध्रुव P है यानी P, ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र क्या है मेरे भाई, ये भी बता दीजिए। वक्ता केंद्र यानी वक्ता केंद्र क्या है मेरे भाई, वक्ता केंद्र क्या है, ये वाली बिंदु, तो वक्ता केंद्र क्या है, C है।
मेरे भाई सी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या किया, ए बी आपतित किरण है। माने आपतित किरण कहते हैं किसको मेरे भाई, जो आता है प्रकाश, जो प्रकाश आता है उसको आपतित किरण कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। दर्पण पे जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण कहते हैं मेरे भाई। तो सी वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र सी है। ए भी एक आपतित किरण है, ए भी एक आपतित किरण है मेरे भाई, लिखिए ए भी एक आपतित किरण है, आपतित किरण है मेरे भाई, आपतित किरण है। ए भी आपतित किरण है, ए भी एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर ही हमने भेजे मेरे भाई, तो उसको भी लिख देना मेरे भाई। कोई 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 बच्चा, आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा कि कोई आपका कॉपी देखे या आप ही कभी कॉपी देखे तो आप ऐसे लिखिएगा कि हमने ऊपर में जो जो किया उसके बारे में अच्छे से पढ़ सके, याद रहे। तो इसी वजह से हम लोग अच्छे तरीके से बता देते, किसी को कंफ्यूजन ना हो। जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है, ठीक है। और जो कि परावर्तन के बाद, जो कि परावर्तन के बाद, जो कि परावर्तन के बाद, जो कि परावर्तन के बाद मेरे भाई यहाँ पे भी आपतित किरण था जो कि प्रधान अक्ष से समांतर था। और परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जा रहा है मेरे भाई, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रहा है, यानी परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एफ से होकर जाती है। क्या होती है मेरे भाई, एफ से होकर होकर जाती है। जल्दी लिखे मेरे भाई, क्या लिख रहे हैं हम लोग, जो कि परावर्तन के बाद एफ से होकर जाती है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको यहाँ पे सी भी एक अभिलंब खींचे तो मेरे भाई उसको भी लिख देते हैं, सी भी एक अभिलंब है मेरे भाई, सी भी एक अभिलंब है, सी भी एक अभिलंब है, सी भी एक अभिलंब है, सी भी एक अभिलंब है। अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई। हमने क्या लिखा है, दिखाया गया है। हमने ऊपर में क्या लिखा मेरे भाई, हमने लिखा कि m, m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C है, ठीक है मेरे भाई। और ए भी एक आपतित किरण है जो कि समांतर रेखा, जो कि प्रधान अक्ष, मेरे भाई यहाँ पे लिखना भूल गए, लिख लीजिएगा, जो कि प्रधान अक्ष से समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर है, जो कि परावर्तन के बाद F से होकर जाती है। सी भी एक अभिलंब है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई। इतना चीज आप लिखिएगा तो दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई। आप इसमें कुछ चीज छोड़ भी सकते हैं मेरे भाई, मेरे ख्याल से आप लोग को सब चीज लिखना चाहिए, अच्छा रहता है मेरे भाई जब चीज आप जो बता देते हैं। अब हम लोग तीसरा स्टेप करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे मेरे भाई, अब हम लोग उस पर चलते हैं, तीसरा स्टेप चलते हैं मेरे भाई। अब हम लोग तीसरा स्टेप क्या है मेरे भाई, पहला स्टेप था फिगर बनाना, दूसरा स्टेप उसके बारे में स्टेटमेंट लिखना। तो दूसरा स्टेप हम लोग कर लिया, दूसरा स्टेप को मिटा दिया। तीसरा स्टेप हम लोग करेंगे फिगर को, जो चीज है मेरे भाई उसी चीज को हम लोग को करना है मेरे भाई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में प्रमाण करेंगे मेरे भाई। आप लोग इसको ऊपरे रहने दीजिएगा, हम यहाँ पे बनाए तो मतलब फिर से फिगर नहीं बनाना है मेरे भाई, यहाँ पे हम बनाए कि आपको समझाने के लिए, और वही फिगर है मेरे भाई, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, प्रमाण। आप लोग इसमें प्रमाण क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप लोग इसमें हम लोग कुछ एडिट करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, एडिट करते हैं। हम लोग कोण का नाम लिखने से अच्छा कोण का नेम रख देते हैं, नाम लिखने में आसानी हो इसलिए हम लोग कोण का नाम लिख रहे हैं मेरे भाई। तो इस कोण को हम लोग एक कह देते हैं मेरे भाई, इस कोण को, इसके बीच वाला कोण है ना ये वाला कोण, तो इसको दो कह देते हैं मेरे भाई, इसको तीन कह देते हैं। आप देखिए मेरे भाई, यही तीन का काम है और उसके अलावा सब काम हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि एंगल एक बराबर है एंगल दो के। काहे है मेरे भाई, ये आप लोग बता सकते हैं मेरे भाई, आप लोग बता सकते हैं, ये है प्रकाश के परावर्तन से। यानी कि हम लोग मान लेते हैं ये आपको यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे परावर्तन हो रहा है मेरे भाई, तो हम लोग नीचे कर देते हैं, तब आपको बराबर दो लिख सकते हैं ना मेरे भाई, परावर्तन के नियम से। मेरे भाई वही चीज हमने यहाँ पे क्या, एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के परावर्तन के नियम से, नियम से मेरे भाई, ठीक है, नियम से, ठीक है। और इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं समीकरण एक, ठीक है मेरे भाई, समीकरण एक नाम दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट पे। आप बताइएगा, हम लोग एंगल एक बराबर एंगल तीन लिख सकते हैं, क्यों लिखे सर, आप इसको भी समझा दीजिए। देखिए मेरे भाई, इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जेड बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे आप अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये प्रधान अक्ष है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण क्या है, ए बी है मेरे भाई, ठीक है, ए बी आपतित किरण है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। ये अभिलंब है, सी भी क्या है, अभिलंब है, और यहाँ से होकर जाता है ये रेख।
तो इस लाइन को हम लोग मिटा दिए मेरे भाई। ये लाइन को हम लोग क्या किया, मिटा दिए। यहाँ पे जो चीज था उसका समरी समझ रहे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, बहुत अच्छी बात है। और ये प्रधान अक्ष, ये आपको क्या है मेरे भाई, समांतर आपतित किरण। आपतित किरण क्या है मेरे भाई, समांतर रेखा। ये दोनों समांतर है मेरे भाई। CB और CP बराबर है, समांतर है, इसलिए यहाँ पे एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। आपको पता है ना एकांतर कोण से, यानी कि इसका नाम है 1, इसका नाम है 3, तो 1 बराबर हो गया 3 के। ये क्यों हुआ मेरे भाई, एकांतर कोण की वजह से। किस लिए हुआ, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण से। और इसका नाम दे देते मेरे भाई समीकरण 2। क्या दे देते मेरे भाई, समीकरण 2 दे देते। बहुत अच्छी बात है। ये दोनों स्टेटमेंट हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको आप लोग को रफ में समझने के लिए लिखना था मेरे भाई, इसको लिखना नहीं था, ठीक है। अब हम लोग बताइए समीकरण 1 और 3 से चलते मेरे भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से मेरे भाई, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से आप लोग बताइए, 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 3 के, तो हम 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 3 के, तो हम एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 1 बराबर है एंगल 3 के, तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं ना, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। जैसे कि आप लोग मान लीजिए, आप आटा लाए, आटा का वेट है मेरे भाई 2 kg, और चीनी लाए तो चीनी का भी वेट था 2 kg। फिर आटा लाया, दूसरा आदमी लाया आटा, दूसरा के 2 kg, और उलाया क्या मेरे भाई, उलाया था, ये था रामू मेरे भाई। इसको समझिए, कहानी की तरह समझ लीजिए मेरे भाई। रामू आटा लाता है मेरे भाई, आटा लाता है मेरे भाई, आटा का वेट 2 kg था। और चीनी लाता है, चीनी लाता है मेरे भाई, उसका भी वेट 2 kg था। और सामू था, सही, और एक था मोहन मेरे भाई, दूसरा भाई था मोहन। मोहन आटा लाता है 2 kg, और चीनी मेरे भाई वो लाता है प्याज 2 kg। तो प्याज 2 kg लाता है, मतलब ये 2 kg, ये 2 kg, ये 2 kg, ये 2 kg, मतलब चीनी भी 2 kg है और प्याज भी 2 kg है, तो मेरे भाई दोनों बराबर ही हुआ ना। तो वैसे ही यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये स्टेटमेंट बताए थे, ये बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों हुआ मेरे भाई, आप लोग यहाँ पे हमने समझा दिया, क्योंकि दोनों कोण बराबर था। आप बताइए मेरे भाई, आप बताइए, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज देखिएगा, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो त्रिभुज हम लोग चलते हैं, आप त्रिभुज चलते हैं BCF में मेरे भाई, BCF में, ये वाला त्रिभुज में हम लोग जा रहे हैं। तो इसका फिगर हम लोग आसानी से जूम करके यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है मेरे भाई, आसानी से जूम करके यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये प्रधान अक्ष हो जाता है, ये आपतित किरण थी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे एंगल 1 था, एंगल और 3 था, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है मेरे, यहाँ एंगल 2 था मेरे भाई, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है त्रिभुज BCF में मेरे भाई। एंगल 2 एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है मेरे भाई। हमने बताया था कि जब दो कोण बराबर होती है तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, यानी कि ये इसका बिंदु C था, इसका नाम था C, ये F, तो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगा मेरे भाई। तो यानी BF बराबर होगा, BF बराबर होगा CF के मेरे भाई, ठीक है। BF वो वाला नहीं, BF बोलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे समझ लीजिए BF बराबर है CF का मेरे भाई। क्या है मेरे भाई, BF बराबर है CF के, इतना लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा चीज, ये थोड़ा आपको लगेगा अटपटांग मेरे भाई, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग चलिए, अब हम लोग ये समझते हैं। देखिए, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, एक स्टेटमेंट लिखते, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, का द्वारक छोटा है, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु P पर होगा मेरे भाई, बिंदु P पर होगा, ठीक है। आप इसको हम समझाते हैं मेरे भाई। ये वाला रेखा क्या था मेरे भाई, त्रिज्या था। यहाँ पे भी त्रिज्या ही होगा ना मेरे भाई। तो इसको घुमाते घुमाते जब यहाँ तक पूरा सटाते हैं तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, बी बिंदु कहाँ जाता है, P पे आ जाता है, और बिंदु B पे आ जाएगा, बिंदु B P पे आ जाएगा। तो ये वाला लंबाई मेरे भाई और ये वाला लंबाई सेम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है मेरे भाई, बिंदु B P आता है, तो जिसकी वजह से BF बराबर हो जाता है FP के मेरे भाई। और इसका नाम दे देते हैं मेरे भाई समीकरण 3, और इसका नाम देते हैं 4 मेरे भाई। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 से समझाते हैं मेरे भाई, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 में देखिए मेरे भाई, BF बराबर है CF के, और CF के बराबर है, और जो समीकरण 4 में BF बराबर है FP के, तो हम लोग लिख सकते हैं CF बराबर होगा FP के मेरे भाई।
क्या होगा, सी एफ बराबर होगा एफ पी के। मेरे भाई जिस भी बाउल को डाउट है बताइए, क्या डाउट है मेरे भाई। काहे लिखे हम लोग यहाँ पे जैसे किए थे वैसे यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं ना मेरे भाई। जैसे उस स्टेटमेंट आटा प्याज आलू पालू समझाए थे ना, तो वही स्टेटमेंट को यहाँ पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं मेरे भाई। तो सी एफ बराबर होगा एफ पी के मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग करते हैं मेरे भाई, अब हम लोग करते हैं आर बराबर 2 है। तो आर बराबर 2f, तो यहाँ पे हम लोग का आर क्या है मेरे भाई, सीपी है, सीपी है मेरे भाई। और प्लस सीपी क्या होगा मेरे भाई, सीपी बराबर बराबर होगा इतना जोड़ इतना के। मतलब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सी हो गया, ये पी हो गया और ये एफ हो गया। सीपी का लंबाई हमको बताना है तो सी एफ और एफ पी को जोड़ देंगे तो भी बता सकते हैं। तो वही लॉजिक को हम लोग लिखते हैं, सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं मेरे भाई। सी एफ को हम लोग एफ पी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सीपी को हम लोग लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी के। यही स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख दिए मेरे भाई। तो सीपी बराबर हो जाएगा, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, सीपी और एफपी दोनों देखिएगा मेरे भाई बराबर है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग एगो टर्म में लिख लेते हैं। क्या टर्म में लिखेंगे मेरे भाई, एफ चाहिए तो एफ के टर्म में लिखेंगे। एफ क्या है, एफ पी है मेरे भाई। तो एफ पी प्लस एफ पी मेरे भाई, ठीक है। एफ पी प्लस एफ पी लिख सकते हैं मेरे भाई। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर था, सी एफ बराबर था एफ पी के, तो हम लोग सी एफ की जगह एफ पी भी लिख सकते हैं मेरे भाई। आप बोलिएगा सी पी बराबर 2FP। आपको हमने यहाँ पे पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन फिगर बनाने के बाद हमने पूछा था सीपी क्या है मेरे भाई, तो आपने बताया था आर है। और एफ क्या है मेरे भाई, एफ पी क्या था मेरे भाई, एफ था मेरे भाई, फोकस दूरी था। तो एफ बराबर 2F, ये प्रूफ हुआ मेरे भाई। या इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर बराबर ई, एफ बराबर आर बाय 2 भी लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाय 2। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सिद्ध होता है। पहला स्टेप हमने किया था फिगर बनाने का, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा स्टेप किया हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, हम लोग उस फिगर के बारे में अच्छे तरीके से व्याख्यात किए। तीसरा स्टेप में हमने क्या किया, पूरा प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना था ये कर दिए। अब हम इसको तेजी में समझा देते हैं मेरे भाई। एक बार जिस बच्चे को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया समझ लीजिए। हमने यहाँ पे फिगर बनाया, इसमें एंगल 2 एंगल 3 के बराबर था। क्यों था, प्रकाश के परावर्तन के नियम से मेरे भाई। प्रकाश का परावर्तन के नियम से क्या मेरे भाई, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अभिलंब था, सी भी क्या था, अभिलंब था। तो ये वाला कोण आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो 1 बराबर 2 हो सकता है यानी। तो यही चीज को हमने लिखा। और दूसरा चीज लिखा यहाँ पे 1 बराबर 3। क्यों लिखा मेरे भाई, एकांतर कोण के, क्योंकि ये सीपी और ए बी क्या था, एक दूसरे के समांतर था मेरे भाई। और समांतर रेखा होता है जब तीसरा रेखी काटती है यानी तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा काटती यानी सीपी का था, सीबी क्या था मेरे भाई, तिर्यक रेखा था। और सीबी काटी तो उसमें एकांतर कोण बना। तो एकांतर कोण बना तो 1 और 3 क्या हो गया, उसके वजह से बराबर हो गया। अब हम देखें दोनों जगह 1 1 बराबर है और 2 3 को हम इसलिए लिख दिए 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि त्रिभुज बीसीएफ में कि 2 और 3 कोण बराबर है, 2 कोण बराबर है तो उसकी सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो उसकी वजह से हम लोग लिख दिए बी एफ बराबर सी एफ। तो इसी वजह से हम लोग लिख दिया बी एफ बराबर सी एफ। और फिर हम लोग क्या किया, चूंकि दर्पण का द्वार छोटा है इसलिए बिंदु बी बिंदु पी पे आता। इसको अगर हम लोग यहाँ से घुमाते 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 नीचे लाते तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाता मेरा भाई, और यहाँ पे आ जाता तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों बराबर हो जाता। तो यही के लिए हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ एफ पी के बराबर है। तो हम लोग समीकरण 3 और 4 से लेके हम लोग नाम लिख के फिर उसके बाद हम लोग लिए सी एफ बराबर एफ पी हो गया। अब हम लोग चले कि सी पी बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो सी पी बराबर एफ पी प्लस एफ ई। सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ पी हो जाएगा मेरे भाई। और सी एफ एफ पी बराबर है, दोनों सी एफ और एफ पी बराबर है। तो हम लोग सी एफ के जगह एफ पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी एफ के जगह एफ पी लिख दिए। अब इसको हम लोग सिम्प्लीफाई किए तो क्या आ गया, सी पी बराबर 2FP आ गया। सी पी क्या था मेरे भाई, हमने सब शुरू में समझाया था, सी पी था मेरे भाई आर, और एफ पी क्या था मेरे भाई, एफ था। तो इतना ही हमने इसको समझाया। अब मैं उम्मीद है कि आप लोग को भी इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से एक शानदार और मजेदार सी क्लास में। धन्यवाद।